हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे थे विलियन, ठीक है। विलियन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और उसके हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, जिस पे क्या था हमारे प्रश्न संख्या 33 प्रश्न हो चुके थे। 34वें नंबर क्वेश्चन के आपके न्यूमेरिकल मतलब आगे के जितने भी हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। 33 नंबर तक क्वेश्चन हमने करा दिए थे, 34 नंबर से आगे तक के क्वेश्चंस को आज शुरू करेंगे। तो देखो लो यार, आप लोग जान लो एनसीईआरटी पे जो आपके अभ्यास प्रश्न है ना, वही वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। उसी पे 34वां नंबर प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 34 से आगे तक के जितने भी हो पाएंगे, 41 नंबर तक हैं, तो जितने भी कोशिश हो पाएगी उतने हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो सब लोग क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, ठीक है। और एक चीज़ जान लो यार, जो लोग चैनल पे नए हो, ठीक है, तो उनको बता दें कि इसके पहले के जितने भी वीडियो है ना इस चैप्टर के, विलियन चैप्टर के, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है। सारे वीडियो आपको इस चैप्टर के जितने भी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सब लोग कॉपी पेन भैया निकाल लो, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो 34वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न पढ़ो। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलने पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। ये प्रश्न है आपके पास, ठीक है। देखो एक चीज़ जान लो, जब भी कोई क्वेश्चन या कोई भी सवाल आप हल करो तो क्या करो, सबसे पहले उस प्रश्न में जो दिया हो उसे नोट कर लो और क्या निकालना है आपको वो नोट कर लो, तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। तो सिंपल हम इसे सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसे। तो देखो प्रश्न को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया जाए, ठीक है। आपसे कहा गया 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब दिया गया है, जल का, ठीक है। जल अर्थात विलायक का वाष्प दाब आपको दिया गया है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। विलायक का वाष्प दाब आपको दिया गया है, ठीक है भैया। विलायक का वाष्प दाब है 17.535 mmHg। कह रहा है यदि 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम क्या चीज़, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। 25 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। कह रहा है 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलने पर, 450 ग्राम जल का सूत्र तो यार सबको पता होगा, जल, ठीक है। 450 ग्राम जल में घोलने पर 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मतलब कि जब ग्लूकोज को जल में घोला गया तब उसका वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, किसका, जल का। सिंपल आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आपने जल में घोला, कितना ग्लूकोज है, 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला, तब आपको जल का वाष्प दाब ज्ञात करना है। मतलब ग्लूकोज को जब जल में घोला तो क्या बन गया, विलियन, अर्थात आपको यहाँ पे विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। विलियन के वाष्प दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, P का मान आपको निकालना है। और जो विलायक का वाष्प दाब होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P0 से। तो ये आपको P0 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। ये आपको P0 की वैल्यू दी गई है 17.535 mmHg। 25 ग्राम ग्लूकोज है, 450 ग्राम जल है। आपसे कह रहा है जब ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तब 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। मतलब कि जब ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो जो विलियन बनता है उस विलियन का वाष्प दाब आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। आप अगर बात करें यहाँ पे विले विला का, ऐसे भी पहचान सकते हो आप, जैसे 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम जल, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक बोला जाता है, 450 ज़्यादा है तो ये क्या होगा, विलायक होगा। और जो कम मात्रा पे होता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, ठीक है। जो कम होगा उसे विलेय बोला जाएगा, जो ज़्यादा होगा उसे विलायक बोला जाएगा, ठीक है। आप सिंपल विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगा दो ना यार, राउल्ट वाला। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है P0 माइनस P बटे में P0 इक्वल टू X विलेय। यही तो फॉर्मूला होता है राउल्ट के नियम का, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम, ठीक है। P0 माइनस P बटा P0 इक्वल टू X विलेय, जहाँ P0 क्या होता है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, P होता है विलियन का वाष्प दाब, X विलेय का मतलब है विलेय का मोल अंश। तो देखो P0 की वैल्यू आपको पता है, ये रही। P की वैल्यू की बात करें, P की वैल्यू कहाँ पे है,
तो पी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है। एक्स विलेय हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स विलेय का मतलब विलेय का मोलेंस। तो विलेय का मोलेंस कैसे निकलेगा, देखो वो भी बात करते हैं। यहाँ पर से आपका आ जाएगा पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स विलेय का मतलब विलेय का मोलेंस। तो विलेय का मोलेंस कैसे निकलेगा, जिसका मोलेंस निकाला जाता है उसके मोलों की संख्या बटे में विलयन में जितने लोग हो उनके मोलों की संख्या। तो विलेय का निकाल लो तो यहाँ पे एन विलेय मतलब विलेय के मोल बटे में विलेय प्लस विलायक के मोल, विलेय प्लस विलायक के मोल। एन का मतलब होता है मोलों की संख्या, ठीक है, एन विलायक। और यहाँ पे जो x लिखा था, x का मतलब है मोलेंस, n का मतलब है मोलों की संख्या, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एन विलेय बटे में एन विलेय प्लस एन विलायक। मतलब कि n का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मतलब कि विलेय का मोलेंस का सूत्र होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। आप बात करें मोलों की संख्या निकालनी है तो आपको अणुभार की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लूकोज का अणुभार निकाल लेते हैं और जल का अणुभार निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज का अणुभार निकालोगे तो ग्लूकोज का अणुभार देखो, कार्बन का होता है 12, तो 12 कितने कार्बन 6, तो 12 गुणे 6। हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6। आप इसको हल करोगे 12 छंग, देखो यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं, 12 छंग 72 प्लस 1 गुणे 12 फिर 16 छक्का 96, 96 दो 98 200 और 70 10 80, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा इसका अणुभार। आप बात करें विलायक जल का देखो इस साइड पे निकाल देते हैं, जल का अणुभार, ठीक है, जल का अणुभार निकालोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 मिला के 18। जल का अणुभार 18 आ गया और इसका ग्लूकोज का अणुभार 180 आ गया। अब करते क्या है, अब सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पे आपको विलेय और विलायक के मोलों की संख्या यहाँ पे रखना है, तो अलग अलग विलेय विलायक के मोलों की संख्या निकाल लो। यहाँ पे लिखते एन विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या। सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, ठीक है। पूरा सूत्र लिखा करो आप लोग, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। तो विलेय का भार कहाँ पे, विलेय आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भार है 25 ग्राम, अणुभार 180, तो 25 बटा 180, ठीक है। ये आगे क्या, विलेय के मोल, ठीक है। इसी टाइप से विलायक के मोल निकाल लो, एन विलायक के मोल निकाल लो, तो विलायक के मोल बराबर विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, ठीक है भैया, विलायक का भार बटे में विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, ठीक है, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलायक का भार आपके पास है 450 ग्राम, अणुभार है 18, देख लो 450 ग्राम 18, ठीक है। तो यहाँ पे विलायक की जगह 450 रख दो बटे में अणुभार 18 रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, 450 18। आप देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो, क्या चीज़, देखो यहाँ पे जैसे पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट लिखा है, इस पे क्या करो, अलग अलग भाग दे सकते हो। देखो यहाँ पे आप अगर अलग अलग भाग दे दो, देखो यहीं पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट था, इसमें पी नॉट का इस नीचे वाले का अलग भाग दे दो, इस पे अलग भाग दे दो, तो पी नॉट बटा पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया है, सिंपल ये सूत्र था राउट के नियम का, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू एक्स विलेय। तो यहाँ पे पी नॉट बटा पी नॉट हो जाएगा, मतलब इस पी नॉट का आपको इस पे अलग भाग दे देना है, इस पे अलग, तो पी नॉट बटा पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट। तो यहाँ से पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, बचेगा 1, तो 1 माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू एन विलेय बटे में एन विलेय प्लस एन विलायक, ठीक है। ये चीज़ सिंपल वही चीज़ है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एन विलेय प्लस एन विलायक, ठीक है, सिंपल देख सकते हो। यहाँ पे आपका पी नॉट का ये जो नीचे था इसका अलग अलग दोनों पे भाग दे दिया, तो 1 माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू एन विलेय बटे में एन विलेय प्लस एन विलायक। आप सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो देखो आपका ये सूत्र यहाँ पे एक बार फिर नोट कर देते हैं, 1 माइनस पी बटा पी नॉट इक्वल टू एन विलेय, ठीक है, बटे में एन विलेय प्लस एन विलायक, एन विलेय प्लस एन विलायक, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर देना है, एन विलेय प्लस एन विलायक। तो यहाँ पर से 1 माइनस पी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पी की जगह पी ही रख दो, बटे में पी नॉट चाहिए, पी नॉट कहाँ पे है, पी नॉट ये आपको दिया गया 17.535, तो यहाँ पे रख देते हैं 17.535,
17.535 इक्वल टू एन विले। एन विले की जगह 25/180, ठीक है, बट्टे में एन विले फिर आ गया 25/180 प्लस एन विलायक। एन विलायक की जगह ये निकला 450/18, ठीक है। ये सिंपल आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना, यहाँ पे सॉल्व करके पी का मान निकालना है। तो सॉल्व करते देखो, यहाँ पे सिंपल देखो, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो 1 माइनस, इसे देखो यहाँ से लिखते तो पूरे में आ जाएगा। यहाँ से लिखते हैं 1 माइनस पी बटा 17.535। सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे साइड वाले को एलसीएम कर लेते हैं। तो 25/180 ऊपर है, ठीक है, रहने दो। बट्टे में 180 और 18 का एलसीएम लोगे तो आएगा 180। यहाँ पे 180 का भाग 180 पे जाएगा 1 का गुणा 25 से 25, कुछ नहीं कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। प्लस 18 का भाग दोगे 10 आएगा, 18 दाम 180, 10 का 450 पे गुणा 4500, ठीक है। आप क्या करो, 180 से 180 यहाँ पे कट जाएगा। देखो जिसको ना समझ में आओ एक बार फिर से समझ लो यहाँ पे, ठीक है, क्या किया है हमने एक बार समझ लो, ठीक है, फिर काटते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया भैया, यहाँ पे हमने किया क्या है, 25/180 था वैसा ही लिखा है। ये 180 और 18 का एलसीएम आएगा 180, यहाँ से 180 का 180 भाग जाएगा, फिर बचेगा 1 का 25 से गुणा 25 प्लस लगाया 18 दाम 180, 10 आया 450 का 10 से गुणा 4500। एलसीएम करना है बस, ठीक है। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस पी बटा 17.535, ठीक है, इक्वल टू ऊपर इधर आ जाएगा 25 बटे में, यहाँ पे जोड़ोगे 4500 और 25 मिला के 4525, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 25/4525। आप देखो ये जो माइनस का p बटा 17.535 इसे उधर भेज दो और 25/4525 इधर ले लो। तो 1 माइनस 25/4525 इक्वल टू ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, तो प्लस का p बटा 17.535, ठीक है। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे क्या आ चुका है, ये प्लस का था इधर माइनस का आ गया, ये माइनस का था उधर प्लस पे चला गया। आप देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, शायद ना दिखे तो चलो इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। सिंपल यहाँ पे बट्टे में 1 मान लेना है आपको, एलसीएम ले लो 4525 आएगा, ठीक है। आपको लास्ट तक सॉल्व करा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे एलसीएम 4525 आएगा, 1 का भाग दोगे इस पे तो 4525, 4525 को ऊपर वाले 1 से उड़ा 4525 माइनस यहाँ पे 4525 के इस पे भाग दोगे 1 का गुणा 25 से 25। एलसीएम सिखा रहे हैं आपको और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू p बटा 17.535, p बटा 17.535, ठीक है। आप क्या करो 4525 से 25 घटाओगे आएगा 4000, सॉरी 4000 का 4500 आएगा, 4500 बटे में 4525 इक्वल टू p बटा 17.535, ठीक है। देख सकते हो 4525 से 25 गया 4500 बटा 4525 इक्वल टू p बटा 17.535। p की वैल्यू निकालना सिंपल निकाल लेना, ये इधर भाग पे इधर चला जाएगा गुणे पे, तो 4500 गुणे 17.535 बटा 4525, कुछ नहीं करना, भाग दे देना, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा विलियन का वाष्प दाब p। तो यहाँ पे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, ठीक है। जो वाष्प दाब निकल के आएगा 17.438 करके आएगा, ठीक है। आप लोग भाग दे देना, 17.438 आएगा और मात्रक mmHg पे, ठीक है। मात्रक आएगा वाष्प दाब का mmHg पे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो आप लोग। तो इस टाइप से भैया क्वेश्चन सॉल्व हुआ, एकदम आसान था। पहले देख लिया करो क्वेश्चन पे जो दिया हो उसको नोट करो सिस्टमेटिक ढंग से। निकालना क्या है, जब ग्लूकोज को जल में घोला गया तब आपको जल का वाष्प दाब निकालना, मतलब विलयन का वाष्प दाब निकालना है। तो सिंपल ये वाला राउल्ट का नियम का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे कुछ नहीं किया था। इसे अच्छा मतलब बढ़िया से एकदम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग भाग दे दिया, क्योंकि हमें पता है पी का मान निकालना पड़ेगा। तो P0 बटा P0 और माइनस P बटा P0 इक्वल टू इधर उतना ही हो गया। फिर इसे इस टाइप से बना लिया सूत्र, ठीक है। फिर यहाँ पे एन विले अलग निकाला, पहले अणुभार जरूर निकाल लेना, ग्लूकोज का ये निकला, विलायक जल का ये निकला। फिर यहाँ पे विले के मोल, विले कौन है, ग्लूकोज। आप सीधा सीधा ग्लूकोज का भार बटा ग्लूकोज का अणुभार भी कर सकते हो। ये 25 बटा 180 आया, विलायक 450 बटा 18, यही फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा। इसी फॉर्मूले पे आपको P0 की वैल्यू रखनी है। P0 की वैल्यू ये है, एन विले की वैल्यू और बट्टे में एन विले प्लस एन विलायक की वैल्यू, पूरा सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे इतना तक सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ से सॉल्व किया,
ठीक है, यहाँ पे इतने तक सॉल्व करने के बाद ये स्टेप आया है, ठीक है, इधर ना चले जाना। इतने तक सॉल्व करने के बाद इधर आए हैं हम लोग, फिर इसके बाद ये और फिर इधर सॉल्व करते हुए पी का मान निकल आया, ठीक है। तो 34वां नंबर प्रश्न एकदम मस्त तरीके से हो गया, आशा करते सबको समझ में आया, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर, ठीक है। 34वां हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भैया देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.36, ठीक है, या आपका 1.36 भी आपके बुक पे हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के बुक पे 1 पॉइंट करके है, किसी के बुक पे 2 पॉइंट करके है, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक पे मिला लेना, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। 34वां प्रश्न किया था हमने, 35वां जो है थ्योरी वाला है, तो वो आपको हम नहीं कराएंगे, केवल आपको न्यूमेरिकल जितने वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, इसलिए हम आपको सॉल्व करा रहे हैं कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप मस्त तरीके से इनको समझो, ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन हो चुका था, आप 35वां थ्योरी वाला था, तो 36वां आप लोग देखो, ठीक है। क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है, पढ़ो यहाँ पे। 100 ग्राम द्रव ए जिसका मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम मोल इनवर्स और 1000 ग्राम द्रव बी जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया है। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टार पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़ो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते से, देखो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना, तो सबसे पहले उसे 1-2 बार पढ़ा जाता है अच्छे से, जो दिया वो नोट करते चलो। 100 ग्राम द्रव ए, मतलब द्रव ए का भार दिया गया आपको, यहाँ पे आपको द्रव ए का भार दिया गया है या ए का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम है, और इसका जो मोलर द्रव्यमान दिया गया है, मोलर द्रव्यमान को अणुभार भी बोला जाता है, ठीक है, अणुभार भी इससे बोला जाता है। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान दिया गया 140 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपको क्या दिया गया है, मोलर द्रव्यमान द्रव ए का दिया गया है। फिर कह रहा है 1000 ग्राम द्रव बी, ठीक है, 1000 ग्राम है द्रव बी, तो यहाँ पर से द्रव बी का भार है, द्रव बी का भार जो है वो है 1000 ग्राम, ठीक है। और इसका मोलर द्रव्यमान भी आपको दिया गया है, इसका भी मोलर द्रव्यमान आपको दिया गया है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया गया है, 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, 180 ग्राम मोल इनवर्स। सिंपल तरीका यही होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो दिया वो नोट करते चलो। 100 ग्राम द्रव ए है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम मोल इनवर्स। फिर 1000 ग्राम द्रव बी है, मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, आपको शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब दिया गया है, तो यहाँ पर से लिखते हैं शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो देखो जब कोई आपका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में होता है तो उसे P0 से प्रदर्शित करते हैं। जब शुद्ध अवस्था पे बात करें तो उसे P0 से प्रदर्शित करते हैं, और जब बात करें कि मान लो B का वाष्प दाब विलयन में, तब उसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर विलयन में पूछ कहे वाष्प दाब तो उसे सिंपल P से प्रदर्शित करेंगे, और अगर शुद्ध अवस्था में कहे तो P0 से। तो यहाँ पे B का वाष्प दाब दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हो P0B। क्या लिख सकते हो, P0B। कितना दिया गया है आपको, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर, ठीक है, टार पे आपको मात्रक दिया गया वाष्प दाब का 500 टॉर। आगे क्या कहा गया, टॉर पाया गया। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब परिकलित कीजिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर है। विलयन का कुल वाष्प दाब आपको दिया गया है, विलयन का कुल वाष्प दाब आपको दिया गया है, कुल वाष्प दाब मतलब पी टोटल, टोटल का मतलब कुल, कितना दिया गया 475 टॉर, ठीक है। कुल वाष्प दाब दिया गया विलयन का 475 टॉर। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन पे, पूछा ये जा रहा है कि शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब ज्ञात करना है आपको, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब आपको ज्ञात करना है, ठीक है। शुद्ध द्रव ए के वाष्प दाब को शुद्ध अवस्था में जब होगा, जैसे इसको शुद्ध अवस्था में P0B लिखा गया, तो इसको शुद्ध अवस्था पे P0A लिखेंगे। इसका मान आपको ज्ञात करना है P0A का, और आपको विलयन में कह रहा है, देखो शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन में उसका वाष्प दाब, और यहाँ पे ए का विलयन में वाष्प दाब भी ज्ञात करना है,
ए का विलियन में वाष्प दाब भी ज्ञात करना है, विलियन में वाष्प दाब। जब विलियन में वाष्प दाब कहे तो आपको इस टाइप से पी से प्रदर्शित करना है, पी लिख दो और किसका ए का तो पी ए, यहाँ पे पी ए की वैल्यू निकालनी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन पे दिया था हमने नोट कर लिया और क्या निकालना वो भी नोट कर लिया। पढ़ लो क्वेश्चन फिर से। 100 ग्राम द्रव ए, तो मतलब ये इसका भार है, मोलर द्रव्यमान इतना है। 1000 ग्राम द्रव बी, ये लिखा गया मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स पाया गया। ठीक है, में घोला गया। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर है, शुद्ध अवस्था के कारण पी नॉट बी लिखा गया 500 टॉर। कह रहा है शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब मतलब पी नॉट ए का मान निकालो, तथा विलियन में उसका वाष्प दाब मतलब विलियन में शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब पी ए का मान निकालो। यदि विलियन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर है, यदि विलियन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर है तो दो चीज़ें निकालनी, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब और ए का विलियन में वाष्प दाब। ठीक है, कैसे निकाला जाए? तो देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए राउल्ट के नियम का। राउल्ट के नियम में जो पी टोटल होता है मतलब कुल वाष्प दाब होता है, उसका फॉर्मूला पी टोटल बराबर क्या होता है आपका, पी टोटल बराबर होता है आपका, मान लो आपके पास ए और बी हैं तो पी टोटल का हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी ए आपका क्या है विलियन में ए का वाष्प दाब, पी बी क्या है विलियन में बी का वाष्प दाब। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये जो पी ए है आप इसको लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए और पी बी जो है इसे लिख सकते हो पी नॉट बी एक्स बी। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है। सिंपल सी बात है, पी टोटल का मतलब कुल वाष्प दाब होता है पी ए मतलब ए का विलियन में वाष्प दाब प्लस पी बी बी का विलियन में वाष्प दाब। पी ए को आप लिख सकते हो पी नॉट ए एक्स ए प्लस, और इसको पी बी को क्या लिख सकते हो पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए क्या है शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, एक्स ए क्या है, एक्स का मतलब होता है मोलंस मतलब ए का मोलंस। ये ए जो है यहाँ पे स्मॉल इसके यहाँ पे ए लिखा हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बी लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पी नॉट की बी क्या है, बी का शुद्ध अवस्था पे वाष्प दाब, एक्स बी क्या है उसका मोलंस है। ठीक है, तो सिंपल अगर आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है पी नॉट ए और पी ए, तो आपको इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि पी टोटल मतलब कुल वाष्प दाब आपको दिया गया था, कहाँ गया, ये रहा 475 टॉर। पी नॉट ए आपको निकालना है, पी नॉट बी की वैल्यू भी दी गई है। तो देखो अगर आप पी नॉट ए यहाँ से निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक्स ए का मान निकालना होगा, एक्स बी का मान निकालना होगा। ठीक है, तब आप पी नॉट ए निकाल सकते हो। तो निकालते देखो, ठीक है, सिंपल सा यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले एक्स ए निकालना, एक्स ए का क्या मतलब है, एक्स ए का क्या मतलब है बताओ, मतलब कि ए का मोलंस। तो ए का मोलंस बराबर हो जाएगा ए के मोलों की संख्या बटे में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। और अगर ठीक है देखो मतलब जिसका मोलंस निकाला जाता है उसके मोलों की संख्या बटे में विलियन में जो हो, कौन कौन है ए और बी, तो ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा ए का भार बटे में ए का अणुभार। ठीक है, सिंपल आप लोगों को फॉर्मूला पता है, भार बटा अणुभार होता है। जब ए के मोलों की संख्या की बात आएगी तो ए का भार बटे में ए का अणुभार, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो ए का भार कितना है 100 ग्राम, तो 100 बटे में अणुभार कितना है 140, मोलर द्रव्यमान जो दिए गए यही अणुभार है। ठीक है, 100 बटा 140। ठीक है, आप लोग चाहो तो एक बार लिख लेना ए का भार बटे ए का अणुभार। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखो क्या किया यहाँ पे, एन ए का मतलब ए के मोलों की संख्या मतलब ए का भार बटे में ए का अणुभार। ठीक है, बटे में फिर से आपका एन ए आया, एन ए की जगह ए का भार बटे में ए का अणुभार प्लस बी की जगह बी का भार 1000 बटे बी का अणुभार 180, 1000 बटा 180। ठीक है, ये चीज़ आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 0 से 0 काट सकते हो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। यहाँ पे भी 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, आसान करने के लिए आपको करे देना है कि आसानी सॉल्व हो जाए। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 50 बटा 9 आ जाएगा। देखो यहाँ पे इतनी वैल्यू आएगी, ऊपर 5 बटा 7 बटे में 5 बटा 7 प्लस 2 से काटोगे 50 बटा 9, इतना आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, एलसीएम वाला रूल एकदम बेस्ट होता है, तो उसी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे ऊपर 5 बटा 7 बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 9 का एलसीएम 7 गुणे 9 आ जाएगा। 7 का भाग दोगे 7 से 7 कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 का 5 से गुणा 45 प्लस यहाँ पे 9 का इस पे भाग दोगे 9 से 9 कट जाएगा, 7 आएगा, 7 का 50 से गुणा 350।
ठीक है, क्या किया है समझ लो। यहाँ पे सिंपल सी बात है भैया, 7 9 का एलसीएम 7 गुणे 9 आया, 7 का इस पे भाग दोगे, जैसे एलसीएम लिया जाता है, 7 7 कैंसिल, 9 बचा, 9 का 5 गुणा 9 पना 45, 9 का भाग दोगे इस पे, 9 से 9 कैंसिल, बचा 7, 7 का 50 से गुणा 350। आप देखो इसे सॉल्व करोगे तो 5/7, ये जो वैल्यू है यहाँ पे उल्टा होके आ जाएगी, तो 7 गुणे 9 बटे 45 प्लस 350। देख लो ध्यान से क्या हुआ है, सिंपल यहाँ पे 5/7 वैसा ही, ये आपका इस टाइप से नीचे लिखा हुआ था तो ये उल्टा होकर ऊपर चला गया, तो 7 गुणे 9 बटे 45 प्लस ये 350। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 9 45 बटे में 45 प्लस 350 मिला के हो जाएगा 395। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x1 की, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी x1 की आ जाएगी। अब अगर आप लोग xb की वैल्यू निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है xa प्लस xb बराबर 1। मतलब अगर विलियन में दो चीज़ें हैं a और b, तो a का मोलंस प्लस b का मोलंस बराबर होता है 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a का मोलंस प्लस b का मोलंस बराबर 1। अगर a का निकाल लिया तो b का निकल आएगा। xb बराबर हो जाएगा यहाँ पर से 1 माइनस xa, तो xb बराबर 1 माइनस xa की वैल्यू कितनी है, 45/395। फिर से एलसीएम ले लो, तो यहाँ से 395 एलसीएम आएगा, 395 माइनस 45 बराबर घटा दो 350/395, ये आ जाएगी वैल्यू XB की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, XB की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर से P0 A निकालना है, आसानी से निकाल सकते हो। P टोटल बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, P टोटल बराबर P0 A XA प्लस P0 B XB। तो P टोटल मतलब कुल वाष्प दाब 475 है, 475 रख दो, इक्वल टू P0 A हमें निकालना ही है, तो P0 A को वैसा ही रखो, इंटू XA की वैल्यू आपने निकाली 45/395 प्लस P0 B कहाँ पे है, 500 है, 500 रख दो, गुणे XB ये निकला 350/395। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, देख लो ध्यान से। ठीक है, 475 P टोटल की वैल्यू है और P0 A निकालना ही है। XA की वैल्यू 45/395, P0 B की वैल्यू 350/395, XB की वैल्यू P0 B की वैल्यू ये है 500 टॉर और XB की वैल्यू ये है 350/395। ठीक है, एकदम सिंपल वे पे आपको बताते, ये नहीं कि अपने तरफ से दशमलव पे आ जाए, अपने मन से करो। ठीक है, एकदम आंसर अच्छा आएगा आपका। देखो 475 बराबर P0 A। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, 395 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हो या एलसीएम ले सकते हो। नीचे 395 आ जाएगा, ऊपर यही आ जाएगा P0 A इंटू 45 प्लस 500 गुणे 350। ठीक है भाई, बच्चों वाला है, एलसीएम है यार, सिंपल। 395 जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो P0 इंटू 45 प्लस 500 गुणे 350, ये आपका भाग पे इधर आ जाएगा, तो 475 गुणे 395 बराबर P0 A इंटू 45 प्लस 500 गुणा 350। आप निकालना वैल्यू P0 A की है, तो यहाँ पर से P0 A इंटू 45 इक्वल टू ये वैल्यू आपकी 475 गुणा 395 माइनस 500 गुणा 350। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इतना आ गया, देख लो सिंपल। ये वैल्यू ये यहीं पे है, इधर वाला प्लस का था, इधर इसके साथ माइनस पे आ गया, और P0 A इंटू 45 निकालनी वैल्यू P0 A की है तो आसानी से निकाल लो। यहाँ से P0 A को केवल बचाओ, 45 को इधर भेज दो, गुणे पे इधर आ जाएगा भाग पे, तो P0 A बराबर 475 गुणा 395 माइनस 500 गुणा 350 बटे में 45। ठीक है, देख लो सिंपल सी वैल्यू है, 475 गुणा 395 माइनस 500 गुणा 350 से 45 गुणे पे था, नीचे आ गया भाग पे। कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा करके माइनस कर देना, फिर 45 से भाग दोगे तो P0 A की जो वैल्यू आएगी हम आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो P0 A की वैल्यू आएगी वो आएगी 280.55 करके आएगा। ठीक है, 280.555 3 बार रहेगा, टॉर में ये वैल्यू आ जाएगी, तो P0 A का मान आपको निकाल लेना इस टाइप से।
पी नॉट ए है क्या, ए का शुद्ध अवस्था पे वाष्प दाब। ठीक है, सिंपल आपका पी नॉट ए की वैल्यू देख सकते हो कैसे निकली। हमने देखो अपने कैलकुलेशन से सॉल्व किया, सब लोग अपनी तरह से सॉल्व किया करो। बस ये जान लो फार्मूला कौन सा लगेगा, अपना दिमाग लगाओ, कैसे हल होगा, कैसे मान आएगा वो समझना है। एक्स ए की वैल्यू हमने मस्त तरीके से निकाली, दशमलव में नहीं निकाला था। ठीक है, मैं ऐसे ही आसान लगा, एक्स भी की आई, सारी वैल्यू रखी, सिंपल यहाँ तक आ जाओगे, गुणा कर लेना इन दोनों का आपस में, इन दोनों का, फिर घटा देना, फिर 45 से भाग करोगे, इतना आ जाएगा। पी नॉट ए तो निकल आया, आप बचता है पी ए भी निकल आएगा। सिंपल देख सकते हो पी ए का फॉर्मूला है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये फॉर्मूला देख सकते हो, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पर से पी ए बराबर लगा दो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, तो पी नॉट ए की वैल्यू आई है 280.555 इंटू एक्स ए की वैल्यू आई 45/395। तो यहाँ पर अगर आप आंसर निकालोगे तो पी ए का जो मान आ रहा है हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आंसर आपका आएगा 31.96 और ये भी टॉर पे ही आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा देख सकते हो, यही आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को बस किया क्या करो, कोई भी सवाल हल करो उस पर जो दिया हो पहले वो नोट किया करो। देख सकते हो कैसे मस्त तरीके से हमने लगाया। सबसे पहले द्रव ए का भार दिया गया था, उसका मूलत द्रव्यमान, द्रव बी का भार मूलत द्रव्यमान, आपको शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब दिया गया ये, विलयन का कुल वाष्प दाब दिया गया ये। आपसे कह रहा था शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब निकालो, मतलब पी नॉट ए का मान निकालो। ठीक है, जब शुद्ध अवस्था पे गए तो पी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। फिर कह रहा था ए का विलयन में वाष्प दाब निकालो पी ए, तो फॉर्मूला लगा पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए का मतलब ए का वाष्प दाब विलयन में प्लस पी बी का मतलब बी का वाष्प दाब विलयन में। तो पी ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की जगह पी नॉट बी एक्स बी। तो हमें पता चला अगर पी नॉट ए हमें निकालना है तो हमें एक्स ए और एक्स बी चाहिए। हमने एक्स ए का मान एक्स ए इक्वल टू रखा, एक्स ए क्या है आपका ए का मोल अंश बट बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का सूत्र होता है भार बटा अणुभार। भार था 100, अणुभार 140, 100 बटा 140 काट पीट के 5/7 कर लिया। यहाँ पे भी ए की जगह 100 बटा 140 काट पीट के 5/7, यहाँ पे भार 1000 बटा अणुभार 180 सॉल्व किया। सिंपल यहाँ पे हमने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, इतना आ जाएगा 45/395। फिर आपको पता है कि अगर विलयन में दो लोग हैं ए और बी, तो ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश बराबर 1 होता है। तो यहाँ से एक्स बी का मान निकाल सकते हो 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी निकलेगा 350/395। अब इसी फॉर्मूले पे आपको सारी वैल्यू रखनी है और पी नॉट ए को हल करके यहाँ पे निकालना है 280.555 टॉर। ठीक है, अब पी नॉट ए निकल गया, बचता है पी ए, तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये भी एकदम सिंपल से निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, आप देखो जो अगला क्वेश्चन है 37 वाला, 37 वाला क्वेश्चन जो है 37वां प्रश्न जो है उसमें आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो कि बड़ा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आते, आप लोग बुक से मिला लेना। 37वां प्रश्न जो है आपका 37 वाला, उसमें केवल ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ से दर्शाना है कि वो राउड के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है या ऋणात्मक विचलन, तो उसका ग्राफ आपको बनता है वो, और वो जाके आपका ग्राफ पेपर पर बनता है। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन को हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आता। तो 36वां प्रश्न हो गया, 37वां ग्राफ वाला है। आप चलते 38 नंबर 38वें नंबर क्वेश्चन की हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो आप देखते हैं 38वां प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन और टालुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टालुइन के वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mmHg और 32.06 mmHg है। 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश का परिकलन कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन, एकदम अलग वाला क्वेश्चन है अभी तक का। ठीक है, पढ़ लो एक बार। संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन है और टालुइन, कौन कौन है, बेंजीन है और टालुइन है। तो सबसे पहले बेंजीन और टालुइन को लिखते हैं। बेंजीन है आपके पास, और सूत्र भी आप याद रखा करो, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, और कौन है, टालुइन है। ठीक है, टालुइन का सूत्र कितना होता है, C6H5CH3।
ये टालुइन होता है, ये होता है बेंजीन। ठीक है, आपसे कहा गया संगठनों की संपूर्ण परास में बेंजीन और टालुइन क्या करते हैं, एक विलयन बनाते हैं। कैसा विलयन? आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टालुइन के वाष्प दाब आपको दिए गए हैं शुद्ध अवस्था पे। ये चीज़ जरूर याद रखा को, शुद्ध अवस्था पे जब दिया जाए तो उसे P0 से प्रदर्शित करते हैं और जब विलयन में दिया जाए तो P से केवल। ठीक है, तो 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टालुइन के वाष्प दाब भी आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? P0 से, P0। और यहाँ पे लिख सकते हो बेंजीन, P0 बेंजीन का। ठीक है, या आप क्या करो, बेंजीन को देखो हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, बेंजीन को हम लोग A मान ले रहे हैं और टालुइन को मान लो हम B मान लिए। ठीक है, बेंजीन को हमने A मान लिया, टालुइन को B मान लिया, तो शुद्ध अवस्था में बेंजीन के वाष्प दाब को हम क्या लिखेंगे? P0 A। उसकी वैल्यू दी गई है 50.71 mmHg। ठीक है, 50.71 mmHg। और टालुइन की बात की गई, टालुइन का वाष्प दाब बाद वाला है, तो शुद्ध अवस्था में टालुइन का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में टालुइन का वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध अवस्था में टालुइन का वाष्प दाब, टालुइन वाले को हमने B मान लिया है, तो वो हो जाएगा P0 B बराबर कितना है? 32.06 mmHg। अब कहा गया 80 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम टालुइन में मिलाया जाए। कितने ग्राम बेंजीन? 80 ग्राम। 80 ग्राम बेंजीन, 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालुइन में मिलाया जाए। ठीक है, तो वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोलंस का परिकलन कीजिए। किस अवस्था में ज्ञात करना है? वाष्प अवस्था में। तो देखो आपको ज्ञात करना है वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलंस। वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलंस ज्ञात करना है। बेंजीन का मोल अंश। ठीक है, वाष्प अवस्था में आपको बेंजीन का मोलंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाए वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलंस? आपसे अगर कहा जाए बेंजीन का मोलंस ज्ञात करना, मतलब बेंजीन को A माना, तो आप सीधा सीधा कहोगे भैया XA का मान आपको निकालना है। ठीक है, और XA का मान निकालना है। और एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, यही चीज़ देखो, सारी चीज़ें हमने लिख ली थी। 300 केल्विन पर, वहाँ से पढ़ना शुरू करो। 300 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टालुइन के वाष्प दाब आपको दिए गए। शुद्ध अवस्था में हमने इसको A मान लिया बेंजीन को, टालुइन को B मान लिया, तो इसका P0 A इतना दिया गया है। ठीक है, बेंजीन और टालुइन दोनों के दिए गए। पहला वाला बेंजीन का है, बाद वाला टालुइन का है, तो बेंजीन का ये आ गया, टालुइन का ये आ गया। अब कह रहा है 80 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन का भार 80 ग्राम। 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टालुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलंस निकालो। तो अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि भैया आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, PA = P0 A XA वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा दो और इससे XA का मान निकाल लो। ठीक है, तो इसमें भी अगर लगाओगे तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आपका अलग है। यहाँ पे हम आपको पहले एक चीज़ बताएं, यहाँ पे आपका एक चीज़ अलग है। आपसे इस बार पूछा गया है वाष्प अवस्था में मोल अंश। अभी तक विलयन में मोल अंश पूछा जाता था। ठीक है, कि विलयन का मोल अंश बताओ, लेकिन इस बार आपसे पूछा गया वाष्प अवस्था में मोल अंश। तो देखो जब वाष्प अवस्था में कभी भी आपसे मोल अंश पूछे तो उसके लिए आपको वाष्प दाब को यूज में लेना है। देखो ऐसे मोल अंश, जैसे मान लो बेंजीन का मोल अंश आपसे हम कहे निकालने को, तो क्या कहोगे? बेंजीन के मोल बटे में बेंजीन के मोल प्लस और कौन है? टालुइन के मोल। तो बेंजीन के मोल प्लस टालुइन के मोल। ठीक है, तो यही होता है मोलंस का सूत्र। ठीक है, यही तो होता है। बेंजीन का मोलंस अगर निकालना है तो बेंजीन के मोल बटे में बेंजीन के मोल प्लस टालुइन के मोल। ये तब लगता जब विलयन में होता, लेकिन जब वाष्प अवस्था में कहे तब आपका फॉर्मूला होगा, जब बेंजीन का आपको मोलंस चाहिए होगा वाष्प अवस्था में, तो बेंजीन का वाष्प दाब बटे में बेंजीन का वाष्प दाब प्लस किसका? बेंजीन का वाष्प दाब प्लस टालुइन का वाष्प दाब। तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे जब आपका वाष्प अवस्था में किसी भी संगठन का, मान लो कोई भी आपका है, जैसे कि है, तो सिंपल यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा वाष्प अवस्था में किसी भी संगठक का मोलंस, किसी भी संगठक का अगर आपको मोलंस चाहिए, किसी संगठक का मोल अंश चाहिए। ठीक है, किसी भी संगठक का अगर आपको मोल अंश चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला होगा
ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा उस संगठक का मोलंस, उस संगठक का वाष्प दाब। ठीक है, क्योंकि वाष्प अवस्था में बात होगी तो उस संगठक का वाष्प दाब, यही फॉर्मूला जो समझ गया पूरा आंसर निकाल लेगा। उस संगठक का वाष्प दाब बटे में आपका कुल वाष्प दाब, ये सूत्र होगा, कुल वाष्प दाब। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, जैसे अगर मान लो वाष्प अवस्था में ना बात हो, अगर विलयन में किसी का भी वाष्प दाब पूछा जाता है, विलयन में किसी भी संगठक का वाष्प दाब की बात होती है तो क्या सूत्र होता है, विलयन में उस अवयव का मोलंस बटे में विलयन का कुल मोलंस, यही सूत्र होता है। वैसे ही जब वाष्प अवस्था में बात होगी तो वाष्प अवस्था में किसी संगठक का मोलंस चाहिए तो उस संगठक का वाष्प दाब बटे में कुल वाष्प दाब। इसका मतलब क्या होगा समझो, जैसे आपको क्या निकालना है, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलंस, आपको क्या करना है, वाष्प अवस्था में किसका निकालना है, वाष्प अवस्था में बेंजीन का निकालना है। ठीक है, बेंजीन का मोलंस निकालना है। ठीक है, बेंजीन का मोलंस निकालना है मान लो, तो जब वाष्प अवस्था में निकालोगे तो उस संगठक का मतलब बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब का मतलब पी टोटल। ठीक है, कुल वाष्प दाब का मतलब कुल पी टोटल। ठीक है, और पी टोटल के अंदर बेंजीन और टालुइन भी आएंगे। ठीक है, अब बात करें बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन के वाष्प दाब को क्या लिखा जाएगा, पी, और बेंजीन को हमने माना क्या है, ए, तो विलयन में बेंजीन का वाष्प दाब मतलब पी ए और बटे में पी टोटल। ठीक है, पी ए का मतलब है बेंजीन का वाष्प दाब, क्योंकि ए आपने बेंजीन को माना, और टोटल का मतलब है कुल वाष्प दाब विलयन का। देखो एक बार फिर से समझ लो, जब भी आपसे वाष्प अवस्था में बात करें कि वाष्प अवस्था में किसी भी घटक का या किसी भी संगठक का मोलंस निकालो, जैसे बेंजीन का कहा गया तो मतलब बेंजीन का वाष्प दाब बटे में आपका मतलब कुल वाष्प दाब, जिसका भी कहे, जैसे बेंजीन का कह रहा है तो बेंजीन का वाष्प दाब बटे में कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब के अंदर कौन कौन आएगा, बेंजीन और टालुइन। अगर यहीं पे टालुइन का मतलब टालुइन का वाष्प अवस्था में मोलंस पूछ लेता तो टालुइन का वाष्प दाब बटे में विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है, आपको निकाल के दिखाएं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पीए की वैल्यू चाहिए और पीटी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पीए की वैल्यू चाहिए और पीटी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से पी नॉट ए आपको पता है, पीए तो नहीं पता, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तब आपका जाके क्या निकलेगा, पी ए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, यहाँ से पी ए की जगह आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए बटे में पी टोटल की जगह कौन कौन आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स सी बी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। देख लो ध्यान से, ए का मतलब है बेंजीन, बी का मतलब है टालुइन, हमने पहले ही मान लिया है, ए को बेंजीन को, बी को टालुइन को। ठीक है, तो पी ए का मतलब है विलयन में वाष्प दाब, मतलब पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी टोटल का मतलब कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब के अंदर बेंजीन और टालुइन दोनों आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जैसे अभी इसके पहले वाला फार्मूला देखा था, पी टोटल बराबर क्या लगा था, पी ए प्लस पी बी, पी ए था विलयन का वाष्प दाब, विलयन में ए का वाष्प दाब, प्लस बी क्या था, विलयन में बी का वाष्प दाब, बाद में आया था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से सबसे पहले करते क्या है, एक्स ए और एक्स बी को निकाल लेते हैं और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले एक्स ए और एक्स बी निकालते हैं, लिखते हैं एक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एक्स ए बराबर एन ए बटे में एन ए प्लस एन बी। एक्स ए का मतलब क्या, ए का मोलंस बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या, और ए का मतलब है बेंजीन से। ठीक है, बेंजीन का मोलंस बराबर ए मतलब बेंजीन के मोलों की संख्या बटे में बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस टालुइन के मोलों की संख्या। तो सिंपल यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले बेंजीन और टालुइन का अणुभार निकाल लेते हैं, तो बेंजीन मतलब कि C6H6 का अणुभार पहले निकालते हैं। ठीक है, दोनों के अणुभार निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि मोल निकालने हैं यार, तो अणुभार तो चाहिए ही चाहिए। तो मोल निकालने के लिए C6H6 का अणुभार क्या आएगा, कार्बन का 12, 6 कार्बन तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 6, तो 12 छंग 72 प्लस 6 मिला के 78 आ जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, C6H6 का। फिर C6H5CH3 का निकाल लो, C6H5CH3 का अणुभार। ठीक है, C6H5CH3 का अणुभार कितना आ जाएगा, तो देखो कार्बन का 12, 6 कार्बन है तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 5 प्लस फिर कार्बन आ गया, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 1 गुणे 3। सॉल्व कर लो, 12 छंग 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 3,
तो 72 5 77 3 80 10 90 2 92 92 आ जाएगा इसका अणुभार। देख लो बस ये याद रखो, कार्बन का 12 तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 5, कार्बन का 12 प्लस 1 गुणे 3, सॉल्व करो 92, ये 78 आया, ये 92 आया। तो Na का क्या मतलब है, A के मोल बटे मतलब A के मोल, Na का क्या मतलब A के मोल, और A के मोल का सूत्र होगा A का भार बटे में A का अणुभार। तो A का भार कितना है, A है बेंजीन, बेंजीन का भार है 80 बटे में अणुभार, ठीक है। बटे में अणुभार कहाँ पे आया बेंजीन का, ये आया 78, तो 78 रख दो बटे में A का मतलब बेंजीन और B का मतलब टालुइन। तो A का भार बटे में A का अणुभार, तो A का भार 80 बटे अणुभार 78, 80 बटा 78 प्लस B का मतलब B का भार कहाँ है 100 बटे अणुभार कितना है 92, तो 100 बटा 92, ये आई वैल्यू XA की। देखो हमने ऐसा इसलिए किया, आपका A और B इसलिए मान लिया था क्योंकि आपको आसान रहेगा लिखने में। A मान लिया था बेंजीन को, B मान लिया था टालुइन को। XA का मतलब है A का मोल अंश बराबर Na बटे Na प्लस NB, और N का मतलब क्या है, मोलों की संख्या। Na का मतलब है A के मोलों की संख्या, तो A के मोलों की संख्या बराबर A का भार बटे A का अणुभार। तो A का भार 80 बटा अणुभार 78 बटे में A का भार 80 बटे में अणुभार 78 प्लस B का भार कितना आएगा 100 और अणुभार 92। आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पे XA का मान निकाल लेना है। तो XA की जो वैल्यू आएगी हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देना है, ठीक है। XA की जो वैल्यू आएगी हम आपको बता देना है। निकालना कैसे, जैसे अभी तक हम LCM लेना आपको सिखाए हैं 78 92, वैसे ही देखो पहले क्या करना, यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट लेना, 2 से काटो 2 से 40 आएगा, 40 बटा 39, यहाँ भी काट लेना, फिर LCM ले लेना, उसी टाइप से सॉल्व करना जैसे अभी तक सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो XA की हम यहाँ पर आपको जो आंसर आएगा डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो XA का मान आएगा 0.4854, ये आपकी वैल्यू आएगी XA की, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले 80 और 78 को 2 से काट लेना जैसे अभी तक किया यार, फिर काटने के बाद दोनों का नीचे वालों का LCM लेना और पूरा हल करना जैसे अभी तक करते थे, तो XA का आप मान निकाल लोगे। वैल्यू हमने डायरेक्ट बता दी 0.4854। अब XB कैसे निकलेगा, तो आपको फॉर्मूला बताया था, अगर A और B दो लोग हैं तो XA प्लस XB बराबर 1, ठीक है। XA प्लस XB बराबर 1, XA की वैल्यू आपको पता है तो XB निकाल सकते हो। XB बराबर 1 माइनस XA, तो XB बराबर 1 माइनस XA, XA का है 0.4854। तो जब आप लोग घटाओगे तो XB का जो मान आएगा वो हम आपको बताए दे रहे हैं यहाँ पे, XB का जो मान आएगा, ठीक है। जब आप घटाओगे तो जो XB का मान आएगा वो कितना आएगा, XB बराबर हो जाएगा 0.5145, ठीक है। ये वैल्यू XB की आ जाएगी, ठीक है। तो XA का मान ये है 0.4854, XB की वैल्यू 0.5145। आप कुछ ना करो भैया, सारी वैल्यू रख दो, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे हम सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो P0A ये है 50.71 गुणे XA की वैल्यू ये 0.4854 बटे में P0A XA की जगह तो सेम चीज़ आ जाएगा 50.71 गुणे 0.4854 प्लस P0B इंटू XB। P0B का है 32.06 इंटू XB की जगह ये आया 0.5145। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इसे हल करना 50.71 गुणे 0.4854 का गुणा करना, बटे में इन दोनों का गुणा करके जोड़ देना, और फिर जब भाग लगाओगे तब आपका जो यहाँ पे वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलांश आएगा उसका आंसर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो जो आएगा 0.5987, ये पूरा जाके आपका आंसर आ जाएगा 0.5987, ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये भैया आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो देखो एक बार आपको इस सवाल को फिर से पूरा समझाएं। देखो इस सवाल में खास क्या था, खास ये था कि इस बार वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलांश पूछा गया था। अगर विलयन में पूछा जाता कि विलयन में बेंजीन का मोलांश बताओ, तो सिंपल फार्मूला हो जाता आपका बेंजीन के मोल बटे में विलयन में, उस विलयन में जितने अवयव उनके मोल, ठीक है। मतलब बेंजीन के मोल बटे में बेंजीन के मोल प्लस टालुइन के मोल, तो वो फार्मूला लगता। लेकिन यहाँ पे वाष्प अवस्था में पूछे जाने की वजह से फार्मूला लगा ये वाला कि वाष्प अवस्था में किसी संगठक का मोलांश बराबर उस संगठक का वाष्प दाब बटे कुल वाष्प दाब। जैसे अगर वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोलांश निकालना है तो बेंजीन का वाष्प दाब बटे में
कुल वाष्प दाब मतलब पी टोटल। बेंजीन को हमने माना है ए से, बेंजीन को ए से इसलिए मान लिया था कि आसान हो जाए हमें लिखने में, ठीक है। बेंजीन को ए माना था तो मतलब पी ए और बटे में पी टी, ठीक है। पी टी का मतलब पी टोटल कुल वाष्प दाब, और पी ए यहाँ पे क्या है विलियन में ए का वाष्प दाब। तो पी ए की जगह हुआ पी नॉट एक से बटे में पी टोटल की जगह क्या था, पी टोटल की जगह पहले लिखते पी ए प्लस पी बी, यही तो लिखते हैं पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, और पी ए की जगह पी नॉट एक्स से प्लस पी बी की जगह पी नॉट बी एक्स बी, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। फिर अब हमें पता चला पी नॉट ए पता है, पी नॉट बी पता चला है, लेकिन एक्स से और एक्स बी नहीं पता। तो एक्स से का मतलब ए का मोल अंश बराबर ए के मोल बटे में ए के मोल प्लस बी के मोल। तो मोल निकालने के लिए अणुभार निकालना पड़ा, दोनों के अणुभार अलग अलग निकाले। तो भार ये है, अणुभार ये, तो भार बटे अणुभार को मोल कहते हैं। तो जब ए का मोल निकालना है तो ए का भार बटे में ए का अणुभार 80/78 बटे में 80/78 प्लस 100/92, इससे निकाला एक्स ए का मान। आपको सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये पूरा वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0.4854 आएगी। फिर एक्स बी निकालना है तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, मतलब कि विलियन में अगर दो लोग हैं तो दोनों की मोल अंश का योग 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, एक्स बी का मान निकालोगे ये आ जाएगा। आप पी ए की जगह ये आया था, देखो पी नॉट ए की वैल्यू है 50.71 इंटू एक्स ए की वैल्यू है ये, बटे में पी नॉट ए की वैल्यू 50.71 एक्स ए की वैल्यू ये, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू 32.06 इंटू एक्स बी की वैल्यू 0.5145। सॉल्व कर लेना 0.5987, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते। आप बचे केवल 3 प्रश्न, 39 नंबर, 40 नंबर और 41 नंबर। आप केवल इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उस पर वो तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर आपका ये पार्ट विलियन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते। आशा करते हैं आपके जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व हुए सबको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर यार समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की। इस विलियन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हमने अभी तक कराए हैं, जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे, वो सब आपको उसी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और क्लास 12 फिजिक्स की भी हम लोग मस्त तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट पे आपको फिजिक्स के भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मस्त चैनल से तैयारी कर सकते हो अपनी, ठीक है। डेली वीडियो आते हैं, डेली तैयारी करोगे आप। और यार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो वीडियो, जिससे उनकी तैयारी भी हो सके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे।